जय हिंद। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में औसत के बारे में हम लोग पढ़े थे कि विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए, और हम लोगों ने औसत के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। ये क्वेश्चन है, एक उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे तो वहां पर पहले पिछले लेक्चर जा कर के देखिए कि औसत आय क्या होता है, उसमें मैंने समझा दिया है। अब हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते। मतलब हम लोग क्या देखे थे कि अगर हम लोग उसकी आकांक्षा और लक्ष्य के बारे में देखेंगे तो वो सिर्फ केवल बेहतर आए, मतलब सिर्फ पैसा वो लोग नहीं ढूंढते हैं, सिर्फ पैसा नहीं ढूंढते। वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा शिक्षा मिले, ये भी सोचते हैं। सिर्फ पैसा से ही सब कुछ नहीं होता है। आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। दूसरों से आदर, मतलब रिस्पेक्ट चाहिए, भले कम पैसा मिले लेकिन रिस्पेक्ट चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, और समानता का व्यवहार पाना और आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। मतलब कि जो हम लोगों ने पिछले पढ़ चुके हैं वहाँ पर हम लोगों ने यही सब देखा कि केवल सिर्फ हम लोग को पैसा, सिर्फ आय हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए, दूसरों से आदर, रिस्पेक्ट चाहिए, समानता चाहिए और आज़ादी चाहिए। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। मतलब कि किसी और देश के बारे में या किसी और क्षेत्र के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोग सिर्फ औसत आय के बारे में नहीं सोचते, औसत आय के अतिरिक्त भी बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, उसके बारे में भी सोचते हैं। सिर्फ पैसों से ही सिर्फ देश को हम लोग नहीं देख सकते कि उस देश के बारे में क्या है, क्या विकसित है, अविकसित है, तो उसको सिर्फ हम लोग औसत आय के द्वारा नहीं नापते। उसके लिए बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण लक्षण भी हम लोग देखते हैं, तो वही हम लोग अभी देखने वाले हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती है, मतलब ये विशेषता क्या हो सकती है जिससे हम लोग एक देश से दूसरे देश की तुलना करें। इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 में हरियाणा, केरल और बिहार के प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में कितने रुपए कमाता है। जैसे यहाँ पर तालिका दिया हुआ है, तालिका 1.3 चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। हरियाणा का दिया हुआ है, हरियाणा का है 2,36,147 रुपये प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब यहाँ पर लिखा है ना 2018-19 के लिए प्रति व्यक्ति आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य में कितने रुपए पूरे साल की कमाता है। और केरल का हम लोग देखते हैं तो केरल का प्रति व्यक्ति आय मतलब कि एक वर्ष में एक इंसान पूरे साल में मतलब 365 दिन में कितने कमाते हैं तो 2,04,105 रुपये। और वही हम लोग बिहार के देखते हैं कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय मतलब एक इंसान पूरे वर्ष में एक साल में कितना कमाता है तो 40,982। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब कि एक आदमी हरियाणा में बहुत ज़्यादा कमा रहा है 2,36,000। केरल में भी 2,04,105 रुपये कमा रहा है और बिहार में बहुत कम रुपये कमा रहा है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2018-19 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। मतलब कि ये उस समय का है 2018-19 का, अभी का नहीं है, 2018-19 का है। तो उसमें लिखा है अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इस राज्य के प्रति व्यक्ति आय का मान सकते हैं। मतलब कि जो मोटा तौर पर है इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, इसको हम लोग सिर्फ इतना देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितना है। कि हरियाणा में एक व्यक्ति कितना कमाता है तो 2 लाख कुछ रुपए कमाता है। हाँ, केरल में कितना कमा रहा है, इतना कमा रहा है। और बिहार में एक इंसान पूरे साल में 40,000 कमा रहा है बिहार में। तो यहाँ पर वही हम लोग प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन 3 राज्यों में हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। मतलब यहाँ पर हम लोग ऊपर में देखें कि हरियाणा का जो प्रति व्यक्ति आय है मतलब कि एक साल में जो इंसान जितने रुपए कमाता है वो सबसे ज़्यादा अधिक है, किसका, हरियाणा का।
और बिहार क्या है, और बिहार सबसे पीछे है। यहाँ पर जैसे बिहार यहाँ पर बस 40,000 है, और कहाँ हरियाणा इतना ज़्यादा है, और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ यह है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 2,36,147 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन केवल 40,982 रुपये कमाता है एक व्यक्ति बिहार में। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय से नापा जाएगा, मतलब हम लोग प्रति व्यक्ति आय से अगर किसी राज्य को अगर हम लोग देख रहे हैं कि किसी राज्य को उसका विकास है या नहीं है, तो उस तरह से हम लोगों का तीनों एग्जाम्पल के हिसाब से हरियाणा को सबसे ज़्यादा विकसित होना चाहिए और बिहार को सबसे कम विकसित हम लोग मान सकते हैं। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिए गए हैं। कुछ और डाटा यहाँ पर दिया गया जिसको हम लोग नीचे में देख रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, राज्य का नाम दिया है यहाँ पर शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1,000 अगर मतलब कि शिशु अगर बच्चे जन्म लिए उनमें से कितने बच्चे मर गए, उसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। जैसे 1,000 में से, ये 2018 का यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, तो हरियाणा में 1,000 लोगों में से 30 लोग मर गया था। मतलब जब बच्चा जन्म लिया था तो एक वर्ष के अंदर मतलब कि जितने भी बच्चे 1,000 में जन्म लिया, 1,000 में 30 आदमी मतलब 30 बच्चे मर गए। केरल में वही 1,000 में 7 लोग मरे और बिहार में वही 1,000 में 32 लोग मरे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर हम लोग इससे पहले 1.3 में तालिका में आय के हिसाब से देख रहे थे, तो आय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर था। यहाँ पर हरियाणा सबसे ज़्यादा अमीर था और बिहार गरीब था, मतलब अल्प विकसित था या फिर कम विकसित था, और ये विकसित था। और यहाँ पर इसके जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हरियाणा में भी लेकिन लगभग दोनों बराबर हो चुके हैं। कहाँ पर हम लोग सिर्फ एक चीज़ पर सिर्फ प्रति व्यक्ति आय मतलब सिर्फ पैसों से नहीं नाप सकते। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हरियाणा में बहुत ज़्यादा पैसा है तो 30 बच्चा कैसे मर जा रहा है, मतलब 1,000 में से 30 बच्चा आखिर मर कैसे रहा है। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है तो हर चीज़ पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है। और वहीं पर बिहार में पैसा कम था, 40,000 ही प्रति व्यक्ति आय था, 40,982। तो वहाँ पर भी देख सकते हैं कि वहाँ पर भी शिशु मृत्यु दर लगभग हरियाणा के ही बराबर है। मतलब कि यहाँ पर पैसा बिहार के पास नहीं था और हरियाणा के पास पैसा था, तब भी यहाँ पर ज़्यादा अंतर हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा है शिशु मृत्यु दर में। वही हम लोग साक्षरता दर का मतलब होता है कि पढ़े लिखे लोग। तो हरियाणा में 100 में से 80% लोग पढ़े लिखे हैं, केरल में वही 96% सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, और बिहार में 71% सबसे कम बोल सकते हैं इन तीनों राज्यों में। उसके बाद यहाँ है निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात का मतलब होता है कि प्रति 100 व्यक्ति में कितने वर्ष के आयु के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है उच्चतर आयु 14 वर्ष और 15 वर्ष के कितने उच्चतर शिक्षा मतलब कि पढ़ाई लिखाई के लिए कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने % बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं, 100 यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हरियाणा में 14 से 15 साल के बच्चे, 14-15 साल यानी कि 8, 9, 10 यानी 10th तक के जो उच्चतर बच्चे होते हैं मैट्रिक क्लास, तो हरियाणा में मात्र 67% ही बच्चे पढ़ते हैं जो कि 10th क्लास होता है, और केरल में वही प्रतिशत है 77%, और वही बिहार में हम लोगों का है 55%। वही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में बहुत ही कम साक्षरता दर, या फिर बोल सकते हैं 14-15 साल के वर्ष के मतलब मैट्रिक क्लास के बच्चे बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं, और वही केरल में सबसे ज़्यादा बच्चे मैट्रिक तक पढ़ते हैं, मतलब कि मैट्रिक से आगे भी पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक का यहाँ पर उच्चतर मतलब वही आप लोग का 14-15 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर डाटा दिया गया है कि केरल में सबसे ज़्यादा लोग 67% लोग 14-15 वर्ष यानी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करते हैं, और केरल में सबसे ज़्यादा है 77, और बिहार में मात्र 55% ही लोग मतलब बच्चे 14 से 15 वर्ष के बच्चे 10वां क्लास तक पढ़ाई करते हैं, वरना उसके ज़्यादा नहीं पढ़ाई करते। वही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है यहाँ पर दिया गया है
शिशु मृत्यु दर का होता है किसी वर्ष में पैदा 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की अनुपात दिखाती है। मतलब कि अगर कोई बच्चा अगर जन्म लिया और वो 1 साल के अंदर वो बच्चा मर गया तो उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो उसको हम लोग 1000 में हम लोग मापते हैं। मतलब 1000 में अगर हरियाणा में कोई जन्म लिया था तो उसमें से 30 बच्चा मर गया था 1 साल होने से भी पहले। उसको जैसे यहाँ पर लिखा है साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब होता है कि 7 वर्ष से और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। मतलब कि जो भी लोग 7 वर्ष से ज़्यादा है और जो 7 से ज़्यादा और साक्षर मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उसका अनुपात हम लोग देखते हैं इसमें कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो 7 वर्ष से ज़्यादा अधिक है। और तीसरा है निवल उपस्थिति अनुपात। निवल अनुपस्थिति अनुपात का मतलब होता है 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। मतलब कि जैसे अगर 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में से सब बच्चे नहीं जा रहे। जैसे बिहार में 100 बच्चों में से मात्र 55 बच्चे ही स्कूल जाते हैं। मतलब 55% यहाँ पर अनुपात निकाला गया है। यहाँ पर एग्जैक्ट 55 नहीं, मतलब 55 अनुपात में है। तो 100 बच्चों अगर है पूरे अगर बिहार में अगर तो 100 में से मात्र 55% ही स्कूल जाते हैं। बाकी 45% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है यह तालिका, मतलब जो 1.4 हम लोग देखें, यह तालिका क्या दर्शाती है। तालिका का पहला स्तंभ है कि केरल में 100 जीवित पैदा हुए बच्चों में 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। मतलब कि 1000 बच्चा अगर जन्म लिया था, 1000 बच्चा 1 साल से पहले, 1 साल भी नहीं हुआ था, मतलब कि किसी का 5 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, उसमें 1000 में 7 बच्चा मर गया। कहाँ पर? केरल में हम लोग देखें। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था। मतलब कि 100 बच्चा अगर जन्म लिया और 1 साल से पहले कोई 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, मतलब 12 से पहले तो वो मर गया, तो वो हरियाणा में कितना था? तो हरियाणा में 30 बच्चे मर गए थे। मतलब अनुपात में अगर 1000 में से तो 30 बच्चे मर गए थे। केरल की तुलना में लगभग 3 गुना से ज़्यादा, मतलब केरल में कहाँ 7 और 7 या 21 से भी ज़्यादा यहाँ पर 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर बच्चे मर गए थे हरियाणा में। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है। मतलब कि हम लोगों ने वहाँ पर तालिका 1.3 में देखा था कि हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि इसका जो पैसा है एक व्यक्ति का, इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब केरल से ज़्यादा है। तो वही हम लोग देखे थे, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है। ऐसा तालिका 1.3 में दिखाया गया है। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। मतलब कोई अगर बच्चा जन्म लेता है घर में तो कितने ज़्यादा खुश रहते हैं। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन, मतलब कि 1 साल भी नहीं होते हैं और उससे पहले भी मर जाते हैं। तो ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे शिशु मृत्यु दर जो कि जन्म लेते होंगे। जैसे यहाँ पर डाटा के हिसाब से दिया है कि 1 साल भी नहीं होता होगा, कुछ महीने बाद मतलब कोई बच्चा जन्म लेता तो कितने ज़्यादा खुश होते हैं कि बच्चे कि हाँ हम लोग के घर में बच्चा हुआ है। लेकिन जब मर जाते हैं तो उन लोगों को कितना ज़्यादा दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2018-19 के हैं। तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कि यही हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतें और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा पुराना हम लोग बात नहीं कर रहे। ये हम लोग बस आज़ाद हो चुका है हम लोगों का देश, और आज़ाद के 70 वर्ष के बाद जब हम लोगों के देश में बहुत सारे बड़े बड़े शहर है, बहुत ऊंची ऊंची शहर है, बहुत सारे हॉस्पिटल है, बहुत सारे शॉपिंग मॉल है, मतलब बहुत सारी चीज़ हम लोगों के देश में हो चुका है 2018-19 में। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जन्म लेने के बाद 1 वर्ष से भी पहले मर जा रहे हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। मतलब कि शिशु मृत्यु दर
सिर्फ इस पर समाप्त नहीं हो जाती, यही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर क्या है लिखा है, तालिका 1.4 में अंकित अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधा बच्चे, जैसे हम लोग 55% देखे थे ना कि 100 बच्चों में 55% क्या लिखा है, 8वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब कि उसके बाद बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहाँ के, बिहार के, पढ़ने ही नहीं जा रहे 8वां के बाद। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। मतलब कि आप अभी जैसे 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास में अभी बिहार में रहते तो कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं, मतलब आधे बच्चे गायब रहते हैं, 55% रहते हैं, 45% सब गायब हो जाता है अगर बिहार में अगर आप पढ़ रहे होते हैं। तो जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए थे वे वहाँ नहीं होते। अगर आपके साथ होता तो आप भी यह सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। मतलब कि अगर बिहार में होते हैं तो क्या होता, आप जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो 10th क्लास में पढ़ ही नहीं पाते हैं, उससे पहले ही बिहार में पढ़ाई छूट जाता आप लोगों का। यही यहाँ पर बोला गया है। नीचे टॉपिक का नाम है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं मतलब कि जिसमें हम लोगों को किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए या फिर किसी सभी चीज़ के लिए सबका सुविधा होता है, उसको बोलते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। यहाँ पर लिखा है, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। मतलब कि हरियाणा में जो पैसा है सो प्रति व्यक्ति आय हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा है, मतलब केरल से ज़्यादा है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। मतलब कि सिर्फ पैसा में हरियाणा ज़्यादा है लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में पीछे है, कि शिशु मृत्यु दर में पीछे हो गया, पढ़ाई लिखाई में पीछे हो गया, और भी चीज़ में हरियाणा पीछे हो गया। सिर्फ पैसा से कुछ नहीं होता, मतलब पैसा से बहुत कुछ होता है लेकिन सिर्फ पैसा, सिर्फ आय, प्रति व्यक्ति आय ही सिर्फ कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। इसका यह कारण है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर यही बोला गया है कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ पैसा है तो आप जितना भी वस्तु है, सामान है, आप सब खरीद लेंगे। हाँ, सामान हम लोग सब खरीद सकते हैं, भौतिक वस्तु, लेकिन एक बेहतर जीवन के लिए किसी की ज़िंदगी हम लोग नहीं खरीद सकते। जैसे शिशु मृत्यु दर में किसी की हम लोग ज़िंदगी नहीं खरीद सकते हैं पैसों से। जैसे लिखा है, नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं जैसे सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इनके लिए आय, मतलब कि कुछ भी अगर हम लोगों को कुछ प्रयोग करना है, मतलब कोई भी हम लोगों को वस्तु अगर अपने प्रयोग में लेना है तो उसके लिए हम लोगों को आय की आवश्यकता होती है। इसके लिए आय अपने पास में से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य मतलब होता है पैसा। यहाँ पर मतलब बोला गया है कि आपका द्रव्य, आपके पास पैसा है तो आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। मतलब कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा द्रव्य है तो आप सोचेंगे कि मेरे घर तरफ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, हम इस पॉल्यूशन को हटा देते हैं, तो आप पूरा खरीद नहीं सकते कि आप पूरा पॉल्यूशन हटा लेंगे। आप पॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपके बगल वाला कोई पड़ोसी या कोई बगल शहर वाला अगर करने लगे, कोई फैक्ट्री अगर प्रदूषण करने लगे तो आप उसको कैसे करेंगे? आप उसको पैसा से नहीं खरीद सकते हैं वो, क्योंकि जो भी प्रदूषण है, प्रदूषण एक जगह नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई फैक्ट्री आपके घर के बगल में है तो वहाँ से धुआं आपके घर तक आ सकता है। तो वही लिखा है कि आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता और बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। मतलब कि आप कितना पैसा खर्चा कर ले लेकिन बिना मिलावट की दवाई आप नहीं ले सकते, मतलब पूरा प्योर दवाई नहीं ले सकते, क्योंकि वो दवाई है सो फैक्ट्री में बन रहा है, तो फैक्ट्री में मिलावट हो रहा है, तो आप वहाँ पर अपना पर्सनल दवाई नहीं बना सकते। वहाँ पर जो सबके लिए बन रहा है वो आपके लिए भी बनेगा। तो वही यहाँ पर बोला गया कि आप बिना मिलावट की दवाएं को भी आपको नहीं दिला सकता, मतलब पैसा। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते हैं जहाँ ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। मतलब कि बोला जा रहा है कि हम लोग अगर पहले से ही अगर ऐसे समुदाय में हम लोग जा कर के रहने लगेंगे जहाँ पर पहले से ही अच्छा से है, मतलब कि अच्छा से वहाँ पर सुख सुविधा मिल रहा है, प्रदूषण अच्छा है, तो हम लोग जगह चेंज कर सकते हैं। लेकिन सोचेंगे कि अपना सुविधा ही हम लोग
हर जगह चेंज कर देंगे वैसा नहीं हो सकता, हम लोग को जगह चेंज करना पड़ेगा। मतलब किसी दूसरे जगह, ऐसा जगह जहाँ पर पर्यावरण पूरा शुद्ध हो, वातावरण अच्छा हो, तो वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग अपना पर्सनल के लिए सब कुछ पैसा से खरीद लेंगे। इसे लिखा है द्रव आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। जैसे कि कोरोना से ही समझ लेते हैं, अगर कोरोना हो गया तो अब जरूरी नहीं है कि आपके पास कितना पैसा हो तो आप बच जाएंगे, तो ये जरूरी थोड़ी ना है। तो यहाँ पर लिखा कि द्रव आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। मतलब कि अगर जब तक आपका पूरा समुदाय जब तक कदम नहीं उठाता कि हाँ हम लोगों को अगर बीमारी से बचना है कोरोना से, तो हम लोग को जो भी मास्क लगाना है, पूरा अगर समुदाय अगर नहीं लगाएगा, सिर्फ आप अगर सुरक्षित रहेंगे बीमारी से, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक पूरा समुदाय अगर वो कार्य नहीं करेगा, सिर्फ अगर आप ही करेंगे वो कार्य, सिर्फ आप ही मास्क पहनेंगे, आप ही सैनिटाइजर लगाएंगे, तो उससे पैसा से आप अपना हेल्थ नहीं खरीद सकते हैं। आपको अगर कोरोना हो गया तो आप हो सकता है कि ऐसा ना हो। आगे देखते क्या लिखा है। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें के लिए सबसे अच्छा और रास्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। मतलब जो भी सबसे अच्छा तरीका है हम लोगों के जीवन में कि जो भी वस्तु और जो सेवा है उसको सामूहिक रूप से, मतलब कि अगर पूरा समाज के लिए अगर हम लोग सुधार दें, अगर बोला जाए कि अगर प्रदूषण है तो प्रदूषण कल से नहीं करना है किसी को, अगर पूरा समुदाय अगर सुधर जाए, या फिर कोई भी पूरा गांव के लोग या फिर पूरे शहर के लोग अगर बोलने लगे कि हाँ हम लोग अब कचरा अगल बगल में नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे, तो वो पूरा शहर साफ़ हो जाएगा। तो वो किसी एक व्यक्ति से साफ़ नहीं होगा, वो पूरे सामूहिक रूप से साफ़ होगा। मतलब कि समूह अगर सभी लोग मिल करके अगर कुछ चाहें तो हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता, या फिर पैसा से सिर्फ चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोग को सामूहिक रूप से करना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। मतलब कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है कि अगर आपके पास एक घर है तो प्रत्येक आदमी अपने अपने घर के लिए एक सुरक्षा गार्ड रख रहा है और उसको सैलरी दे रहा है, तो हर घर से वो बहुत ज़्यादा पैसा लेगा और सुरक्षा देगा। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हर घर से पैसा ले लेगा वो, मतलब कि अलग अलग गार्ड हो जाएगा। और वहीं अगर हम लोग समुदाय में अगर सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगर बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, समुदाय के लिए हम लोग बहुत सारे लोग मिल करके एक हम लोग गार्ड या एक दो गार्ड हम लोग रख लेंगे, जिसको बोलेंगे कि पूरे समुदाय यानी पूरे क्षेत्र, पूरे गाँव के लिए हम लोग सुरक्षा के लिए वो देखेगा। तो उससे क्या होगा, हम लोग बहुत सारे मिल करके पैसे इकट्ठा करके एक गार्ड को रख लेंगे और वो हम लोगों का पूरा गाँव को सुरक्षा कर देगा। तो उससे हम लोगों को क्या होगा, बहुत सारा सामूहिक सुरक्षा हो जाएगा, पूरे घर का पूरे गांव को सुरक्षा हो जाएगा। लेकिन अगर एक घर वाला चाहेगा तो सुरक्षा गार्ड के उसको अलग से पैसा देना पड़ेगा और वो सिर्फ एक ही घर का सुरक्षा करेगा। तो वही यहाँ पर दिया गया है। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? मतलब कि आप पढ़ने में ठीक है, लेकिन अगर आपके अगल बगल जो भी है तो पढ़ने में अगर रुचि नहीं रखता तो क्या तुम पढ़ पाओगे? मतलब कि समझिए कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं कि अगर आप विद्यालय जाते हैं और आपके अगर दोस्त सब बोल दे कि नहीं हम लोग कोई भी कल से विद्यालय नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे काम करने के लिए, या फिर हम लोग को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आप अकेले स्कूल जाएंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप स्कूल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कि ऐसा होगा कि अगर सब कोई जा रहा है तो आप भी जा रहे हैं, अगर कोई नहीं जाएगा तो आप भी नहीं जाएंगे। बोलें कि हम अकेले जा करके क्या ही पढ़ेंगे, और टीचर भी नहीं पढ़ाएंगे अगर कोई अकेले एक ही बच्चा रहेगा तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं या निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता ना रखते हो। मतलब कि आप पढ़ने के लिए जाएंगे लेकिन वहाँ पर आप नहीं जा सकते फिर दोबारा। क्या लिखा है फिर से एक बार देख लेते हैं। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, मतलब कोई और नहीं पढ़ता, सिर्फ आप ही पढ़ते हैं, तो क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं निजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने की क्षमता ना रखें। मतलब कि तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि कोई पढ़ने में रुचि ना रखे। लेकिन अगर आप लोग को प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ पर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हो सकता है कि आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे जहाँ पर सब कोई पढ़ने नहीं जा रहे वहाँ अकेले जा कर के पढ़े, तो ऐसा नहीं हो सकता।
आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल सके। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिर्फ आपके पढ़ने से स्कूल नहीं चल रहा है, सभी बच्चे, अन्य बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं। अगर सभी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं इसलिए स्कूल चल रहा है, वरना अगर कल से ही अगर सभी बच्चे जाने के लिए मना कर दे तो कल से ही हो सकता है कि स्कूल बंद हो जाए। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं होती, सभी सार्वजनिक चीज़ें के लिए होते हैं। मतलब सरकार अगर कोई भी दे रहा है तो वो सभी बच्चों के लिए स्कूल के लिए दे रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियाँ, उच्च विद्यालयी शिक्षा भी नहीं ले पाती। मतलब कि 10th के बाद बहुत सारी बच्ची लड़कियाँ मतलब आगे नहीं पढ़ पाती क्योंकि सरकार या समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। मतलब कि बहुत सारा स्कूल सामने में नहीं खोला, बहुत ज़्यादा दूर खोल दिया है। तो इस तरह भी हो सकता है या फिर और भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिससे बहुत सारी लड़कियां उच्चतर शिक्षा मतलब कि 10th के बाद नहीं पढ़ पाती है। या फिर हो सकता है कि उनके घर तरफ कहीं पर आसपास अगर हो तो वो 8th क्लास या 10th क्लास तक पढ़ पाती हो स्कूल में, बट उसके बाद अगर स्कूल बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं तो वहाँ पर लड़कियाँ सब पढ़ने के लिए नहीं जा पाती हैं। आगे है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। केरल में हम लोगों ने देखा था मात्र 1000 में 7 बच्चों का था, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा मात्रा में उपलब्ध है, मतलब कि अच्छा से स्वास्थ्य और अच्छा से सुविधा है, शिक्षा है। तो इसलिए वहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है, मतलब कि बहुत ही कम लोग मरते हैं क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सब अच्छा से मिल पाता है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है, मतलब कि अच्छा से कार्य करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मतलब कि जो समाज के लिए किया जाना चाहिए, जैसे केरल में है, ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। मतलब वहाँ पर अच्छे से लोगों का स्वास्थ्य सब अच्छा रहता है। नीचे आओ इन पर विचार करें, ये आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। नीचे हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 2, ये कार्यकलाप 2, यहाँ पर ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे है कार्यकलाप 3, यह ज्ञात करने के लिए कि क्या हम उचित प्रकार के पोषित मतलब कि भोजन जो अच्छा से खा रहे सो एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI कहते हैं। इनकी गणना करना सरल है, मतलब कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या कैसा है उसको गणना करना सरल है। कि कक्षा में प्रत्येक व्यक्ति अपना भार मतलब कि अपना वेट वजन करेंगे कि कितना kg है और ऊंचाई मतलब कितना लंबा है सेंटीमीटर में। तो प्रत्येक व्यक्ति का भार किलोग्राम में, मतलब कि जितने kg हैं सो आप लोग kg में लिखेंगे। और फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा करते हुए ऊंचाई का सही माप करें और सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई का सही माप करें। उस वक्त किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दें। मतलब कि जितना किलोग्राम में, जैसे कि आप लोग अगर 40 किलो हैं और आप लोग का सेंटीमीटर में जैसे 157 है या फिर 157 जितना है, तो यहाँ पर ऊंचाई का सेंटीमीटर में लिखना है और ऊंचाई का वर्ग करना है 157 गुना 157। इस तरह करके आप लोग BMI अपना निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपना भार लिख सकते हैं, वजन जितना kg है, और यहाँ पर अपना लंबाई लिख सकते हैं। उससे आप लोगों का BMI निकल जाएगा, मतलब कि आप स्वस्थ है या नहीं है। तो आपको जो अंक प्राप्त होगा, मतलब कि इसके बाद जो अंक प्राप्त होगा वही BMI यानी इसी को हम लोग BMI कहते हैं। फिर इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 90-91 मतलब पेज नंबर 91 पर जाना है और दिए गए आयोग के अनुसार BMI तालिका को देखिए। और विद्यार्थी का BMI सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है, मतलब नॉर्मल या फिर अच्छा हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी का BMI 2 CD से 2 SD के बीच है, 2 SD से 2 SD के बीच है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। और यदि 2 SD से अधिक है तो वह
न्यू भारित मतलब वो मतलब कि उसका वजन कम है, सॉरी न्यू भारित है, उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है, मतलब कि उसको और ज़्यादा खाना खाने की आवश्यकता है। अगर 2 से अगर कम है तो उसको और ज़्यादा अतिरिक्त भोजन खाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष और 8 माह है और उसकी BMI 15.2 है तो वह अल्प पोषित है। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी जिसके BMI 28 है और आयु 15 वर्ष 6 माह है तो वह न्यूभारित कहेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों की जीवन परिस्थितियां भोजन एवं व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से चर्चा करें। यहाँ पर हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है मानव विकास रिपोर्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको मिस नहीं करिएगा। इसको चलिए पढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है। मतलब कि हम लोग सिर्फ पैसा से ही विकास को मापेंगे, ये अपर्याप्त है, सिर्फ पैसा से नहीं नाप सकते हैं। तो हम अन्य मापदंड के बारे में सोचने लगे कि आखिर हम लोग पैसा के अलावा और क्या क्या चीज़ से हम लोग विकास को माप सकते हैं। तो ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हम लोग सोच सकते हैं कि क्या क्या हम लोग नापेंगे, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। मतलब कि हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की कम संख्या में आवश्यकता है। मतलब बहुत ज़्यादा